क्लास 10। इस वीडियो में मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए मैथ्स के टॉप 7 सीक्रेट क्वेश्चंस जो तुम्हें मैथ्स में पहली बार 100/100 तक ले जा सकते हैं। और यार ये कोई ऐरा गैरा क्वेश्चंस नहीं है बल्कि PYQs हैं, यानी ऐसे महान क्वेश्चंस जो अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम में भी दर्शन दे चुके हैं। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर तुम सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम अपने एग्जाम हॉल में ये गिल्ट नहीं करोगे यार काश थोड़ा पढ़ लिए होते। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, आप मेरा छोटा सा प्यारा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यार देखो, मैं जैसे ही पढ़ाने जा रहा था बारिश स्टार्ट हो गई। अब यार सोच के देखो ये कितना ज्यादा पॉजिटिव मैसेज है। आप बस कमेंट कर दो, आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और यार ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है बल्कि 2023 में आया हुआ CBSE बोर्ड के अंदर क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब यार इसका सोल्यूशन देखने से पहले तुम घड़ी में टाइम देख लो कितना बज रहा है। ये देखो घड़ी में लगभग 2 बज रहा है, आप देख पा रहे हो। एंड में भी आपको दिखाऊंगा टाइम कितना बज रहा है। अब यार इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले मुझे ले चलो अपने फेकू दोस्त के पास। ये हो आप, ये आपका फेकू दोस्त। अब आप फेकू दोस्त के पास आप मुझे ले जा रहे हो। अब आपका फेकू दोस्त फेंकना स्टार्ट करेगा तो आप क्या करते हो? जब आपका फेकू दोस्त बहुत ही ज़्यादा फेंकता है तो आप क्या करते हो? आप काउंटर अटैक करते हो, राइट? आप बोलते हो कि चल झूठे, चल झूठे, चल झूठे, ऐसे करते हो ना। वैसे ही आपको यहाँ पर भी ट्रीट करना है। जैसे आप अपने फेकू दोस्त को काउंटर अटैक करते हो, वैसे आपको यहाँ भी काउंटर अटैक करना है। आपको बोलना है चल झूठे। वो बोल रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको काउंटर अटैक करना है और बोलना है कि चल झूठे, √5 इरेशनल है ही नहीं, √5 तो रैशनल है। वो पूछेगा कैसे? आप कहोगे ऐसे, क्योंकि मैंने लेट कर लिया है कि √5 इज रैशनल नंबर। अब यार अगर आपने रैशनल नंबर मान लिया है, आपने अपने दोस्त को झूठा साबित कर दिया है, तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। कैसे? तो यार अब आपको सबूत देने हैं कि यार √5 इसलिए रैशनल है क्योंकि हम इसे P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं P और Q को प्राइम बता रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स, राइट? अब यार को प्राइम क्या होते हैं आपको पता है? यार को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका HCF 1 होता है। अगर मैं आपको रफ वर्क में समझाने का ट्राई करूं तो ये है मेरा रफ वर्क। अब आपको भी जब भी कोई रफ वर्क करना होता है तो आप ऐसे लाइन खींचो और यहाँ पर डालो RW यानी रफ वर्क। अब यार को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 2, 7, क्योंकि यार 2 और 7 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो यहाँ पर 1 होगा कॉमन। जैसे 7 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो 1 और 1 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लो 2 और 9 है, 2 और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है, राइट? सिर्फ 1 एज अ कॉमन नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनको प्राइम फैक्टराइज करने पर कॉमन 1 आता है, ज़्यादा ज़्यादा कॉमन 1 आता है, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। इसलिए यार आपने P और Q को प्राइम मान लिया है। अब यार एक रियलिटी बताऊँ भैया? कौन सी रियलिटी? अगर यार मैंने इस रियलिटी को बता दिया तो ये मेरी गारंटी है, तुम बोलोगे कि भैया आपने तो हमारी पोल खोल दी। अब यार देखो होता क्या है, बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं और देखने में तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई करने जा रहे होते हैं, राइट? लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? असल में तो वो स्कूल जा रहे होते हैं दिल से दिल की बातें करने। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं
और देखने में ऐसा लगता है कि वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो दिल से दिल की बातें करने जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए बहुत बड़ा दिल लेकर के आया हूँ। तो अब आप दिल से दिल की बातें कर सकते हो। अब यार तुम मुझे ईमानदारी से बताना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या तुम सच में दिल से दिल की बातें करने जाते हो? अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि पता चल पाए कि सच में मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रियलिटी ये है, यहाँ पे हम बात तो कर रहे होते हैं कि हम नंबर को इरैशनल प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? असल में तो यार हम को प्राइम की बातें कर रहे होते हैं। जैसे देखने में ऐसा लगता है कि तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन असल में दिल से दिल की बातें करने जाते हो। यानी देखने में तो ऐसा लगता है हर बार कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि रैशनल है कि इरैशनल, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम प्रूफ कर रहे होते हैं को प्राइम है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात को आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन रूट 5 वाला आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलने वाले, अगर इस लॉजिक को समझ गए आप। अब यार भैया, अब आपने ये तो बता दिया कि हमें काउंटर अटैक करना है, रूट 5 को रैशनल मान लेना है, और प्रूफ के तौर पे हमें p/q फॉर्म में लिख देना है, और यहाँ पर यह है रियलिटी। भैया अब बताओ अब क्या करना है? अब यार तुम खुद सोच के देखो कि क्या ये रैशनल लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? यार इसका मेकअप कर दो। इसका मेकअप कर दोगे तो ये रैशनल लगने भी लग जाएगा। भैया मेकअप कैसे करते हैं ये तो बताओ। देखो यार, मेकअप करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस स्क्वायरिंग करनी है। यस, तुम बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर दो, रूट 5 को भी स्क्वायर कर दो और इसके इधर भी स्क्वायर कर दो। तुम जैसे ही स्क्वायर करोगे इसका मेकअप हो जाएगा और ये सच में रैशनल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यार देखो, तुम खुद ही सोच के देखो, रूट कट जाएगा तो खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा ये, राइट। अब ये क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो पहले से था तो 5 क्यू स्क्वायर हो गया, और इधर पी स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। अब यार ये बताओ कि क्या हम इस 5 को नीचे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर बाय 5। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? अब देखो यार, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसे स्टेप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हो क्या रहा है। देखो यार, यहाँ पर हमें बताना होता है कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमें साफो साफ दिखाई देगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि यार डिवीजन का मतलब ही होता है डिवाइड। जब ऐसा फॉर्म में लिखा होगा तो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगा, है कि नहीं। अब यार यहाँ पे तुम्हें थ्योरम लिखना है। क्या थ्योरम है? कि भैया एनसीईआरटी की थ्योरम है, इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, पी ऑल्सो। ये थ्योरम आपको लिखनी है। भैया ये चीज़ ज़रा प्रूफ करके दिखाना। देखो अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी स्क्वायर मतलब पी के प्लेस पे मैंने 10 ले लिया, तो मान लो 5 जो है 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यार 5 10 को भी तो डिवाइड करेगा, राइट। अब देखो, अब जब यहाँ पे आप सॉल्व कर तो क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर क्या बनता है? 100, और 5 तो एज इट इज़। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 1 5, 5 2 10 और 0 एज इट इज़, यानी कि 20 आ गया। और यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे 2 आ गया। अब यार स्क्वायर वाले टर्म को जब 5 डिवाइड कर रहा है तो 20 आ रहा है। 20, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर वाले टर्म को जब 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर 20 आ रहा है, वहाँ पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब यार p को डिवाइड करेगा 5, तब क्या आएगा? यहाँ पर तो यार हमें पता है कि 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा नहीं पता ना। p जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 के थ्रू, तो यहाँ पर डिवाइड हो गई, देगा क्या हमें नहीं पता क्या देगा। तो यार वेरिएबल मान लो, ठीक है, वेरिएबल मान लो। और जैसे वेरिएबल मानते हो इसको जैसे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इधर तो p इक्वल्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5c। यहाँ पे आपको p का वैल्यू मिल गया। अब ये क्या करना है? अब यार तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसको भी स्क्वायर कर देना है, इसको फिर से स्क्वायर कर देना है। भैया ऐसा क्यों? यार डबल मेकअप कर दो और अच्छा लगने लगेगा, राइट। तो यार देखो, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे इसको तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, पता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो यार, पी स्क्वायर समथिंग आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, पी स्क्वायर समथिंग आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे जब मैं बॉक्स बना दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो पी स्क्वायर में कुछ लिखा हुआ है, पी स्क्वायर में लिखा हुआ है 5 क्यू स्क्वायर, बस यही आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है।
अब देखो पी स्क्वायर के प्लेस पे 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर सी स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा ही हुआ है। अब देखो यहाँ पर 5 जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स 5c स्क्वायर। ऐसा लग रहा है ना, राइट। अब इसको भी नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। जब इसको नीचे ले जाओगे तो q स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 5 और c स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, करेक्ट। जब ऐसा है तो अब यार फिर से देख लो, 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। सेम थ्योरम है, ये थ्योरम है, वैसे ये कॉमन सेंस भी है, थ्योरम भी है, ठीक है। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि भाई अगर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स q को भी, राइट। अब चलो, अब डिवाइड को मैंने लिख तो दिया, अब करके भी दिखा देता हूँ। ऐसा 5 q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आएगा क्या मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो यार कुछ भी ले लो, वेरिएबल ले लो d। अब जब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे ना तो q इक्वल्स 5d आ जाएगा, 5d, यानी कि आपको q का भी वैल्यू मिल गया है। तो यार देखो यहाँ स्टार्टिंग में आपने p का वैल्यू निकाला, फिर बाद में आपने कुछ भी करके q का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो q जो है वो 5 से डिवाइड होता है, p भी है 5 से डिवाइड होता है, दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपने तो माना था ये को प्राइम थे, राइट। अब यार ऐसे समझो इसको कि आपने स्टार्टिंग में तो √5 को p/q फॉर्म माना था, राइट, लेकिन p का वैल्यू तो 5 से आ रहा है और q का वैल्यू तो 5d आ रहा है, यानी कि दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यार? दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका HCF तो 1 नहीं है, इसका HCF तो 5 है, यानी कि ये तो को प्राइम है ही नहीं। अब यार तुम खुद सोच के देखो, ये को प्राइम तो तब होता ना जब ये रैशनल होता, ये रैशनल था ही नहीं, हमने तो उसे काउंटर अटैक किया था, झूठ बोला था हमने तो। अब खुद सोच के देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर यही तो चल रहा है कि ये को प्राइम है कि नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो सच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर रैशनल से ज़्यादा को प्राइम की बात हो रही है। अब यार यहाँ पे आप साफो साफ लिख दोगे कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अब यार तुम खुद सोच के देखो, ये P और Q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब P और Q रैशनल भी नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है? वो इर्रैशनल है, राइट। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि √5 इज इर्रैशनल। और आपने स्टार्टिंग में जो काउंटर अटैक किया था, उस काउंटर अटैक के लिए आप सॉरी बोल दो कि सॉरी भैया सॉरी, आप ही सही थे, आप जो फेकू राम थे आप सही बोल रहे थे, यानी कि आपका जो दोस्त था वो बहुत ही फेक रहा था, लेकिन आपने उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब आपको पता चला कि वो आपका जो दोस्त था वो सही बोल रहा था। अब आप बोलोगे सॉरी, आप ही सही थे महाराज, √5 एक इर्रैशनल नंबर है, दैट्स इट। अगर मेरे दोस्त, अगर इस तरह से आपने सोल्यूशन कर दिया तो ये चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी और आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इस तरह से सोल्यूशन करके आओगे, इस तरह से चीज़ों को समझोगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो मिनटों में सॉल्व कर दोगे। और मेरी गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर बोर्ड एग्ज़ाम में, हर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन तो आने ही हैं। कैसा लगा ये सोल्यूशन? मैं यार सच बताऊं, इस क्वेश्चन को करते करते यार मैं थक गया हूँ, मुझे तो भूख भी लग गई है। तो चलो कुछ खाते हैं, चलो ये खाते हैं, चलो क्रैश खाते हैं, क्रैश खाने के बाद करते हैं चैप्टर 2, ठीक है? चलो छोटे भाई बहन, मैं गया तो था क्रैश खाने के लिए, लेकिन मम्मी ने खाना खाने के लिए बुला लिया, इसलिए मैं खाना खाने चला गया। अब खाना पीना खा करके मैं अब आ गया हूँ पढ़ाने। अब यार याद करो, जब मैंने रियल नंबर्स का चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो टाइम कितना हो रहा था? उस समय घड़ी में 2 बज रहे थे, राइट। लेकिन अब कितना बज रहा है? अब बज रहा है 3। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, प्लान करने में, रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है आप देख लो। जब मैं वीडियो को एंड करूँगा फिर भी देखना कितना वक्त लग रहा है। यार सब चीज़ को साइड करके चैप्टर 1 का फर्स्ट हो गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड की, जो कि है पॉलिनोमियल्स, और ये रहा क्वेश्चन।
चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 6x² - 7x - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। यानी कि यार इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे करोगे यार? फैक्टराइज करोगे तो जीरोस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा, कोफिशिएंट मतलब ए बी सी। और यार ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 2015 में ये बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और यार, मैं इस बात को तो भूल ही गया बताना कि मैंने रियल नंबर्स ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर जो मैंने इसमें करा है सबका HW भी दिया है। मैंने स्लाइड बनाया है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है मैंने वो भी रखा है, और जो मैं HW के लिए देने वाला था वो भी मैंने वहीं पर लगा दिया है। तो देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये HW क्वेश्चन है, रियल नंबर का HW क्वेश्चन, और ये आपको ज़रूर ट्राई करना है। अगर HW क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। हर एक चैप्टर का मैंने बेस्ट क्वेश्चन निकाल के HW में दिया है। अब यार बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ये मैंने आपको बता ही दिया है क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है भैया। देखो यार, सबसे पहले तुमको इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मतलब यार अल्फ़ा बीटा। कैसे फाइंड करना है यार? इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो और वहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। सबसे पहले तो यार इसको लिख लो शांति से, 6x² - 7x - 3। आपके पास ये पॉलिनोमियल है। अब यार इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। अब यार देखो इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट आपका आना चाहिए कितना? -3 × 6 यानी कि 18 -18, राइट। सम कितना आना चाहिए? सम आना चाहिए आपका बीच वाला -7। भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो यार? देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिसोर्सेस कम है, जिसकी वजह से मैं लंबी लंबी वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल सकता। यार प्रोडक्ट आपका -18 आना चाहिए और सम आपका -7। अब यार अगर मैं तुमको बताऊं कि 18 को कैसे फैक्टराइज करना है तो ये तो आपको पता ही होगा। 18 को आप फैक्टराइज कर लो, 2 9 8 और 3 1 3। अब यार यहाँ से आपको 2 मिला, यहाँ से आपको 3 3 9 मिला, यानी कि 2 और 9 आपको मिल गया। अब आपको चाहिए -18, यानी कि आपको ये माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि आंसर आपका नेगेटिव है, यानी कि आपके पास जो बड़ा नंबर आने वाला है उसको आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। यानी 2 और -9 आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब यार 2 और 9 आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, तो 6x² - 9x + 2x अब आप ऐसे लिख दोगे और -3 एज इट इज़ लिख दोगे, राइट। अब यार आपने इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लिया। अब यार देखो कॉमन क्या है? 3 तो कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 3x कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 3 2 6, 2 बचा, x² में से 1 बाहर चला गया तो 1 अंदर बचेगा, माइनस एज इट इज़ 3 3 9 और x तो बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब देखो यार यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे? +1 ले लोगे कॉमन, और उसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ लिख सकते हो। अब देखो यार ब्रैकेट आपके सेम आ गए, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपकी गाड़ी सही जा रही है। 2x - 3 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लोगे और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास 3x + 1 आ जाएगा। अब यार देखो एक एक करके दोनों को इक्वेट कर दोगे 0 के साथ, आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले यार इसको इक्वेट करेंगे हम 0 के साथ, और इस वाले ब्रैकेट को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये -3 उधर जाएगा, +3 बन जाएगा, तो 2x = +3, और यहाँ पर -1 उधर जाएगा तो 3x = -1, 2 नीचे चला जाएगा तो x = 3/2, और यहाँ पर x = -1 ये नीचे चला जाएगा, सो -3, यानी कि x = 3/2, यानी कि एक्चुअली यार अल्फ़ा इक्वल्स तुम्हारे पास 3/2 आया है, अल्फ़ा = 3/2 आया है। और सेकंड जो रूट है आपके पास, सेकंड 0 है आपके पास, उसे बोलते हैं हम बीटा, और बीटा को हम -1/3 लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका अल्फ़ा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। अब यार खुद सोच के देखो कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा था। इस क्वेश्चन में यार ये कह रहा था कि आप जीरोस फाइंड करो, तो यार जीरोस तो अल्फ़ा बीटा होते हैं, जो आगे हमने फाइंड कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो यार जीरोस तो हैं तुम्हारे पास, कोफिशिएंट कैसे आएंगे?
यार कॉफिशिएंट के लिए कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो। कॉफिशिएंट का मतलब होता है यार यही, पहला होता है ए, यानी ए आपका 6 हो गया। दूसरा आपका बी होता है, इस केस में बी यहाँ पे -7 है, और सी आपका ये लास्ट टर्म होता है आपका सी, तो सी आपका -3 हो गया। अब इसमें और इसमें आपका रिलेशन बताना है। तो यार याद करो, क्या तुम्हें कोई फार्मूला पता है जिसमें ये दोनों आते हो? बिल्कुल पता होगा यार, बिल्कुल पता होगा। याद करो, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला, ये जो रिलेशन है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की, क्या होता है -b/a। अब याद करके देखो यार, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा यहाँ से लेते हैं यार 3/2 प्लस बीटा कितना है? बीटा यार है -1/3 जो कि -b/a के बराबर। -b तो माइनस तो एज इट इज़, b देखो यार, b इटसेल्फ हैज़ माइनस, यानी कि b के प्लेस पे -7 लिखेंगे, ये डबल माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। a का मतलब यार 6 है यहाँ पे, तो 6 एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच दो ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो यार, इसको यहाँ से इसको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर लो थोड़ा सा, और जैसे कि 3/2 कर लो, माइनस यहाँ पे देखो यार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3। ये से सोच लो कि आपने यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? यार हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, मतलब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 3 टू द 6, 3 टू द 6, और सेम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। इधर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 7/6, इधर +7/6 हो गया, और इधर देखो अपॉन में तो आप कॉमन ले लोगे 6 और 3 3 9 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस तो लगा हुआ है, 1 × 2 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 7/6 तो है ही। अब 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और 6 तो एज इट इज़, और यहाँ पे 7/6। दैट्स इट यार, हो गया वेरीफाई। इतना ही ईजी है मेरे दोस्त, इतना ही ईजी है यार। वेरीफाई का मतलब होता है यार LHS और RHS को आप इक्वल ले आओ, राइट। अब यार यहाँ पे करके देखते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या है यार? अल्फ़ा देखो 3/2 है, राइट। अल्फ़ा 3/2 है। बीटा क्या है? देखो बीटा -1/3 है। बीटा क्या है? -1/3, तो -1/3 लिख दो। इक्वल है c/a। c क्या है यार? -3। a क्या है यार? 6। अब देखो 3 1 ज़ा 3, अब माइनस है तो -3, और 3 2 ज़ा 6, या फिर 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे तो -3/6 ऑलरेडी था। दैट्स इट। अब यहाँ पर भी आपका इक्वल आ गया है, तो आप बोलोगे कि हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड यानी कि आपने रिलेशन बता दिया और अल्फ़ा बीटा भी बता दिया, यानी जीरोस भी बता दिया और इसका रिलेशन भी बता दिया। दैट्स इट। पॉलिनोमियल्स का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें जीरोस के साथ साथ रिलेशन भी फाइंड करने को बोलेगा, तो यार बहुत ही ईजिली आप ऐसे कर सकते हो। पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने स्लाइड के अंदर बहुत ही अच्छा SW लगा के रखा है, उस SW को कर लोगे तो यार बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरे छोटे भाई बहन, चलो पॉलिनोमियल्स को ख़त्म करने के बाद जल्दी से स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यार इस चैप्टर से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 2, यानी 2 नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस हमें 2 दे रखा है। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज़ 13, यानी कि सम दे रखा है उस ग्रेटर नंबर का और स्मॉलर नंबर का 13। अब आपको नंबर्स को फाइंड करना है, और यार ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, अगेन बता दूँ ये 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है, तो यार जल्दी से इसको निपटाते हैं। अब यार यहाँ पे इस बात को ध्यान रखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे क्वेश्चंस में आपको जो भी फाइंड करने के लिए बोलता है उसको आपने हमेशा लेट कर लेना, हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में लेट करना। क्यों यार? चैप्टर का नाम ही वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर हर बार 2 वेरिएबल्स को ही लेट करना है, ठीक है। तो लेट बिग नंबर इक्वल x एंड स्मॉल नंबर इक्वल्स y। यहाँ पे बिग नंबर को x और स्मॉल नंबर को मैंने y माना है। अब यार डिफरेंस बोल रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज दिस। अब यार डिफरेंस, अब डिफरेंस आपको पता है कि डिफरेंस में y माइनस एक्स तो लूँगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है यार बिग माइनस स्मॉल, राइट। तो बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर दैट इज़ y। यार डिफरेंस बोल रहा है
दोनों नंबर्स का, तो मैंने डिफरेंस ले लिया है। अब इसका हाफ कर दो, हाफ का मतलब अपॉन 2 कर दो। ये किसके बराबर, ये 2 के बराबर है। तो ये पहली लाइन का मतलब ये। अब अगर इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस वाई इक्वल्स 4 बन जाएगा। अब यहीं पर इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब यार सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। सेकंड कह रहा है कि द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। यानी कि अब हमको सम करना है। किसका सम करना है? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर कौन सा है? x ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करना है। तो स्मॉलर नंबर y है और y का ट्वाइस करो। तो y का ट्वाइस का मतलब y तो था ही, ट्वाइस का मतलब 2 लगा दो, राइट। ये कितना है? 13 के बराबर है। इक्वेशन 2 इसको मान लो, फिलहाल के लिए इक्वेशन 2 मान लो, लेकिन इक्वेशन 1 से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हो? y को उधर भेज सकते हो। y को उधर भेजोगे तो x इक्वल्स 4 प्लस y आ जाएगा, राइट। x को यार यहीं रखो, y को उधर भेज दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव y बन गया। अब इक्वेशन 1 से आपको x का वैल्यू पता चल गया। अब इक्वेशन 1 से जो x का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 2 में डाल दो, राइट। पुट x इक्वल 4y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इसका वैल्यू डाल दोगे तो क्या होगा? अगर आप वैल्यू डालोगे x प्लेस पे आप लिख दोगे 4 प्लस y और 2y तो एज इट इज लिखा ही हुआ है और 13 एज इट इज लिख दो। अब देखो यार 13 को और 4 को साथ में लिख दो, इसको उधर भेज दो या फिर, है ना। तो ये 13 माइनस 4 बन जाएगा और ये 2y प्लस 1y यानी कि 3y बन गया। ये 3 टाइम्स ऑफ y। अब 3y इक्वल्स 13 माइनस 4 दैट इज 9। अब y विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 9/3 और थोड़ा सा कट करोगे तो 3 3 = 9, यानी कि यार y इक्वल्स आपका 3 आ गया। अब यार जैसे तुम्हारा y इक्वल 3 आया यानी स्मॉलर नंबर आपका 3 है। अब इस इक्वेशन में डाल दो, इस वाली इक्वेशन में, क्या नाम है इस इक्वेशन का, या फिर यार यहाँ डाल दो, आसानी से आपका निकल जाएगा। इसको आप बोल दो इक्वेशन 3। अब बोल दो यार कि आप y इक्वल्स 3 कर रहे हो, या फिर पुट y इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर x एज इट इज लिख दो, 4 एज इट इज लिख दो, y के प्लेस पे आप 3 डाल दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 7। दैट्स इट। x का वैल्यू आपका 7 आ गया बहुत ईजिली। क्या नंबर्स हैं? नंबर्स हैं, बड़ा नंबर 7 है, छोटा नंबर 3 है। अब यार ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये वेरीफाई करने को बोल नहीं रहे, लेकिन चलो करके देख लेते हैं। आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों नंबर्स का और हाफ का देना है। डिफरेंस का मतलब है 7 - 3, राइट। हाफ का मतलब है अपॉन 2। क्या ये 2 के बराबर है? चलो देख लेते हैं। 7 - 3 गया, 4 बचा, 2 एज इट इज। 2 को 2 काटोगे तो 2 बचेगा। दैट्स इट, बहुत ईजिली आपके पास 2 आ गया। अब वो बोल रहा है कि सम करना है ग्रेटर नंबर का और इस ट्वाइस करना है स्मॉल नंबर का। ग्रेटर नंबर 7 है, छोटा नंबर है 3 को ट्वाइस करोगे, 2 × 3 कर दो तो क्या आ रहा है? वो बोल रहे 13 आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं। 7 एज इट इज, 2 3 = 6 और इनको ऐड करो तो 13 आएगा। यस, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि डिफरेंस 2 आएगा, तो हमारा भी डिफरेंस 2 आ गया। वो बोल रहा है कि सम होगा 13, तो हमारा भी सम 13 आ गया। दैट्स इट, वेरीफाई हो गया। वैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के ऊपर मैंने HW लगा दिया है। स्लाइड के ऊपर आप क्वेश्चन को देख सकते हो, इसको जरूर सॉल्व कर लेना। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। If the difference of their parameters is 32 meters, find the sides of the 2 squares. और यार ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है बोर्ड के अंदर। अब यार चलो इसको क्वेश्चन को विजुलाइज करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यार हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर कुछ ऐसा होता होगा और एक स्क्वायर कुछ ऐसा होता होगा, थोड़ा छोटा और कुछ बड़ा होगा, राइट। अब स्क्वायर 1 जो है, स्क्वायर 1 है और ये स्क्वायर 2 है ना। सारी बातें हम स्क्वायर 1 की लिखेंगे, सारी बातें स्क्वायर 2 की लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो यार स्क्वायर 1 के अंदर क्या हो सकता है? स्क्वायर 1 के अंदर आपके लिए लेट कर लो
साइड ए। और यार स्क्वायर 2 के लिए साइड कर लो बी ए, लेट कर लो साइड है ए फर्स्ट स्क्वायर की। और यार साइड है तो एरियाज भी निकाल लो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया का इस फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, राइट, यानी कि ए स्क्वायर, करेक्ट। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड क्या है ए, यानी कि इसका पैरामीटर आ गया 4a, राइट। ये हो गया कहानी स्क्वायर 1 की। अब यार सेम कहानी हम लिखेंगे स्क्वायर 2 के बारे में। स्क्वायर 2 कह रहा है, स्क्वायर 2 कह रहा है यार कि साइड इसका b है, तो लेट कर लो यहाँ भी साइड क्या है b है। अब साइड b है तो यार एरिया भी कुछ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है और पैरामीटर की बात कर रहा है। कहाँ गया, एरिया की बात कर रहा है और पैरामीटर की बात कर रहा है। तो एरिया क्या है इसका, अगर साइड b है तो साइड इंटू साइड, यानी b इंटू बी एरिया होता है, यानी कि b स्क्वायर हो गया एरिया इसका, राइट। अगर पैरामीटर की बात करें, अगर पैरामीटर की बात करें तो यार पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड क्या है b, तो 4b, यानी कि पैरामीटर यहाँ पे आ गया 4b। अब यार एरिया आपका ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एरिया आपका ये आ गया सेकंड स्क्वायर का, और फर्स्ट स्क्वायर का एरिया ये है, इसी से आपको मतलब है। फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर, फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर आपका 4a है, और सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर आपका क्या है, सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर है आपका 4b। अब इसी के बारे में वो जानकारी दे रहा है। क्वेश्चन वाले यार कह रहे हैं कि इनका सम करो एरियाज का, तो क्या आएगा 544। अब चलो कर देते हैं। कंडीशन वन क्या है, एरियाज का सम करोगे, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस सेकेंड एरिया है, सेकेंड स्क्वायर का एरिया है बी स्क्वायर, तो इनका सम करोगे तो यार 544 के बराबर आ रहा है, 544 के बराबर आ रहा है। अगर इनके पैरामीटर का डिफरेंस हो, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 32 मीटर्स। अब यार इसको इक्वेशन 1 मान लो, पैरामीटर्स का डिफरेंस ले लो यार। पैरामीटर क्या है, इस एक का है 4a, दूसरे का 4b, 4a माइनस 4b इक्वल्स कितना है 32 मीटर्स, तो 32 ले लो शांति से, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर यार देखो 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 8 32 होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार 4 यहाँ से कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a माइनस बी बचेगा इक्वल्स, और यहाँ से 4 यहाँ पे यार क्या ही लोगे कॉमन, इसको नीचे भेज दो। तो इसको नीचे भेजोगे a माइनस बी इक्वल्स 32/4, 4 8 32, यानी कि यार एक इक्वेशन आपको मिल गया a माइनस बी इक्वल्स 8, राइट। अब यार यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल सकता है, a का वैल्यू मिल सकता है, तो a इक्वल्स 8 एज इट इज़, b को उधर भेजोगे तो प्लस b, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से यार ये जो a का वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यार सुनो, इक्वेशन 1 आपको मिल गया एरिया से, इक्वेशन 2 आपको मिल गया पैरामीटर से, और पैरामीटर से आपको बहुत ही सिंपल इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन से a का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे इक्वेशन 1 के अंदर, आपका काम हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो यार सुनो, a के प्लेस पे ये लिखो, पुट a इक्वल्स 8 प्लस b इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब यार सुनो, अब हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a के प्लेस पे 8 प्लस बी लिख देंगे, और इसका लगाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, देखो यार यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ, इसलिए मैंने स्क्वायर यहाँ पे जस्ट लगा दिया, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 544, दैट्स इट। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। a का स्क्वायर कितना होता है, a इसका मतलब 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64, 8 8 64, प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर 2ab, 2a क्या है यार 8 है, b क्या है b इटसेल्फ, और यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स 544, करेक्ट।
अब देखो यार, इस 64 को हम वहाँ भेज देंगे उधर, ठीक है। तो 544 माइनस 64, अब इसको हमने नंबर था यार, नंबर को उधर भेज दिया शांति से ना, समझ पा रहे होगे आप। अब बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये बन गया 2b²। और यहाँ देखो यार 2 × 8 × b, यानी कि 8 × 16, 16 × b, 16b, तो यार ये हो गया 16b। अब यार देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 4 में से 4 गया, 0 बचा, 4 में 6 जाएगा नहीं, तो यार 4 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी ले लोगे तो 14, तो 14 में से 6 गया 8, राइट, 8 बचा। अब यहाँ पे 4 ही बचा, तो 480 बन गया, और यहाँ पे 2b² प्लस 16b। अब यार देखो, यहाँ भी ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो यार हमेशा याद रखो, अगर सारे ही नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे होते तो इसको डिवाइड ही कर दो, या फिर वहाँ से कॉमन लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि आपका क्वेश्चन काफ़ी छोटे नंबर्स में आ जाए, ठीक है। यार यहाँ से चलो 2 कॉमन लेते हैं, और यहाँ बचेगा b² प्लस 2 8 16, 8 बचा है ना, और यहाँ पे 480 बचा। अब इस 2 को नीचे भेजो यार, b² प्लस 8b इक्वल्स 480/2, इसको कैंसिल करोगे तो 240 आएगा, ठीक है। अब यार b² प्लस 8b, अब 240 को भी इधर ले लो, माइनस 240 इक्वल 0। अब यार इसको तुम्हें करना है प्राइम फैक्टराइज, यानी कि मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्मूले से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यार 240 इंटू 1, यानी 240 ही करना है आपको। 240 को आपने, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए 240 के बराबर या फिर माइनस 240 बराबर, और सम आपके पास आना चाहिए, सम क्या, प्लस 8, 8 प्लस 8, यहाँ पे इतना आपका सम आना चाहिए। अब यार चलो रफ वर्क में करके देखते तो ये कि आप ये कैसे कर सकते हो। अब यार अगर हम रफ वर्क में करने का ट्राई करें, 240 को फैक्टराइज करने का ट्राई करें, तो 240 आप शांति से लिख दोगे और इसे फैक्टराइज करोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 0 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, 0 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब यार देखो मेरे छोटे भाई बहन, अब तुम्हें पता है क्या करना है यार। देखो आपका ग्रुपिंग, नंबर्स का ग्रुपिंग कर लो यार। देखो नंबर्स का ग्रुपिंग, इसको और इसको ग्रुप कर लो और इसको ग्रुप कर लो। तो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, यानी कि 20 आया, और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ से आया 12, यानी कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स आने वाले हैं 20 एंड 12, राइट। अब हमारा आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हमारा आंसर पॉजिटिव है, यानी कि हमारा बिगर वाला पॉजिटिव होगा। अब तुम कहोगे कि भैया आपको इतनी जल्दी नंबर्स कैसे मिल गए? यार देखो इसका एक ट्रिक है, तुमको बस ग्रुपिंग करनी होती है। अच्छा ग्रुपिंग कर लोगे तुरंत आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ग्रुपिंग कैसे की जाती है, कैसे नंबर्स को जल्दी से जल्दी फाइंड किया जाता है, ये सारी बातें मैं आने वाली वीडियोज़ में तुमको बताता रहूँगा, ठीक है। तो हमारे पास फ़िलहाल 20 और 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यार यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दो, b² एज इट इज़ लिख दो, 20 और 12, यानी कि 20 में से 12 जाएगा ना, 20 में से 12 जाएगा तो आपके पास 8 आएगा, राइट, माइनस 240 एज इट इज़ लिख दो। अब यार यहाँ पर तो कुछ कॉमन है नहीं, तो b ही कॉमन है सिर्फ, यानी कि b प्लस 20। अब यहाँ पे देखो माइनस 12 कॉमन है, माइनस 12 कॉमन है तो b बचेगा सिर्फ। और यार देखो जब भी तुम माइनस कॉमन लेते हो तो तुम ये वाला साइन चेंज करते हो। तो माइनस तुमने कॉमन लिया तो इसको अगर चेंज करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, राइट। और 12 2 ज़ा 24 होता है, और 0 एज इट इज लगा दो, दैट्स इट, इक्वल 0। अब देखो यार b प्लस 20 यहाँ पे है, यहाँ पे है b प्लस 20, फिर से कॉमन ले लो b प्लस 20, और यहाँ पर b माइनस 12 ले लो, b माइनस 12 इक्वल 0। अब आपको फिर वही काम करना है, दोनों को इक्वल करना है 0 के। तो b इक्वल्स यहाँ से माइनस 20 आ जाएगा, और यहाँ से b इक्वल्स प्लस का 12 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यार देखो b क्या है, b ध्यान से देखो b क्या है, b एक साइड है। तो साइड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं ना, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और सिर्फ हम 12 को ले लेंगे, यानी कि b का वैल्यू आपका 12 आ गया। अब b का वैल्यू यार यहाँ पे डाल दो, राइट। तो यार यहाँ पे आप डाल दो इक्वेशन 2 के अंदर, तो आप बोल सकते हो b इक्वल 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप b इक्वल 12 डालोगे तो a इक्वल्स 8 प्लस
बी मतलब 12, राइट। तो ए इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स क्यों? क्योंकि यार ए एक साइड है इसलिए। तो यार यहाँ पर भी सेंटीमीटर्स लगा दो, राइट, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि कितना सेंटीमीटर्स आने वाला है। तो बी इक्वल्स आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर्स, ए आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर्स। ये बोल रहा था फाइंड दी साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो यार साइड को हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ए और बी, और लास्ट में जा करके हमें मिल गया ए इक्वल्स समथिंग दैट इज 20 सेंटीमीटर्स और बी इक्वल्स 12 सेंटीमीटर्स, यानी कि हमें ए और बी का वैल्यू मिल गया है। दैट्स इट। ऐसा ही क्वेश्चन करना है। जब भी आपके पास ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन हो, आपको बस सिंपल सा सोल्यूशन करना है, आपका काम हो जाएगा। अब यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमारा 5th क्वेश्चन। अब यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने 5th चैप्टर की तरफ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP whose first and 5th terms are -14 and 2 respectively and the last term is 62। यानी कि इस AP में आपको हाउ मैनी टर्म्स फाइंड करना है। और यार ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 2023 के अंदर CBSE बोर्ड के अंदर आया हुआ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से करना। अब यार यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हाउ मैनी टर्म्स पूछ रहा है और यहाँ पर लास्ट टर्म दे करके रखा है। तो यार यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट जो भी यार मिसिंग है उसको लेट कर लो। लेट हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP। तो यार लेट कर लो AP हैज़ n टर्म्स। AP हैज़ n टर्म्स। अब यार जो भी हाउ मैनी पूछ रहा था तो मैंने उसी चीज़ को यार n मान लिया। अब फर्स्ट एंड 5th टर्म्स आर दिस एंड दिस। तो यार 5th टर्म का क्या मतलब होता है? यार इस क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है सबसे पहले उसको सही से लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज -14 एंड 5th टर्म इज 2। यार बहुत ध्यान से लिखना। ए फर्स्ट टर्म मतलब A1। फर्स्ट टर्म मतलब यार सिर्फ ए भी लिखोगे तो चलेगा। ए क्या है? -14 है, इसको बहुत ही ध्यान से लिखना। और एंड 5th टर्म क्या है? 2। यानी A5 क्या है? 2 क्या है? A5 क्या है? 2। यार इसको बहुत ही ध्यान से लिखना, क्योंकि मैं यार गलती करके बैठा हुआ हूँ। ये देखो मैंने A5 को -14 ले लिया था, बल्कि A5 तो 2 था। तो गलती होने के पूरे चांसेस होंगे यार। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, और मैंने आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप यार इस गलती को दोबारा ना करो। फर्स्ट एंड 5th टर्म को बहुत ही ध्यान से आपको लिखना है। अब यार यहाँ पर ये समझो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद यार जो और गिवन डाटा उसको लिख लो रिस्पेक्टिवली। मतलब A1 आपने लिख लिया, यानी A लिख लिया आपने, और A5 आपने लिख लिया 2 एंड द लास्ट टर्म इज 62। अब यार यहाँ पर बच्चे होते हैं कंफ्यूज, यार लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? A लास्ट इक्वल समथिंग लिखे क्या? नहीं यार, A लास्ट का मतलब सीधा सा है AN इक्वल 62। भैया ये क्या लिख दो? यहाँ तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। अब देखो यार, अगर किसी AP में n टर्म्स होते हैं तो उसका जो n टर्म होता है ना, वही उसका लास्ट टर्म होता है। क्या कहा मैंने? AP में अगर n टर्म्स हैं तो nth टर्म ही तुम्हारा लास्ट टर्म होता है। भैया अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, चलो तुमको एग्जाम्पल के साथ यार समझाता हूँ। ये देखो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए ये पहले से ही एग्जाम्पल बना के रखा है। अब देखो यार, किसी AP में मान लो 2 का टेबल है, मान लो 3 का टेबल है, मान लो 4 का टेबल है, मान लो 5 का है, 6 का, ये सारे AP मान लो आप, ठीक है। तो इसमें यार कितने टर्म्स हैं? इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अगर इस AP में 3 टर्म्स हैं तो इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा? थर्ड ही, A3 तो इसका लास्ट टर्म होगा, राइट। अगर यार इसमें 1 2 3 4, इस AP में 4 टर्म्स है, यानी कि 4 टर्म्स है। अगर इस वाली AP में 4 टर्म्स हैं तो 4th टर्म ही तो इसका लास्ट टर्म होगा, करेक्ट। इसमें देखो यार 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स है, यानी कि इस AP के अंदर 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स है। अगर इस AP में 5 टर्म्स हैं तो A5 ही तुम्हारा लास्ट टर्म होगा यार। देखो A5 ही, यहाँ पर A5 ही आपका लास्ट टर्म होगा। अब सेम यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इस AP के अंदर 6 टर्म्स है। अगर यार इस AP में 6 टर्म्स हैं तो 6th टर्म ही आपका लास्ट टर्म होगा, यानी A6 बराबर लास्ट टर्म होगा। अब यार यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 7 टर्म्स हैं, अगर इस AP में 7 टर्म्स हैं तो यार A7 ही आपका लास्ट टर्म होगा,
राइट, जिसकी वैल्यू आपके पास है भी, लास्ट में आप देखोगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यार जितने टर्म्स उस एपी के अंदर हैं वही आपका लास्ट टर्म होता है। अगर इस एपी में 6 टर्म्स है तो A6 इसका लास्ट है, अगर इस एपी में 7 टर्म्स है तो A7 ही इसका लास्ट टर्म है। उसी तरह यार, अब यार उसी तरह अगर इस एपी में n टर्म्स हैं तो AN ही इसका लास्ट टर्म होगा। समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यार आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फार्मूला लगाना है। याद रखो किसी भी एपी को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो A एक तो D। अब यार देखो यहाँ पर इस एपी में A टर्म तो दे रखा हुआ है, डी आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इस डाटा से और इस डाटा से, इन दोनों डाटा का यूज़ करोगे और डी आपको निकल जाएगा, और डी आपको निकल गया तो आप कुछ भी अननोन फाइंड कर सकते हो। तो यार देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो A5, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A5 इक्वल्स क्या होता है? A प्लस n-1, यानी कि 5 - 1 इंटू डी, राइट। A5 क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। फॉर्मूला तो यार पता रखो मेरे दोस्त, फॉर्मूला तो यार पता रखो। फॉर्मूला होता है A इक्वल्स A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यार, इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो यार A5 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा A प्लस, A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू है -14 प्लस 5 - 1 दैट इज 4, डी एज इट इज लिख दो। A5 का वैल्यू देखो यार तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। A5 का वैल्यू 2 है यार, तो लिख दो यहाँ पे 2, और -14 एज इट इज़ प्लस 4D, तो यार प्लस 4D ऐसे ही लिख दो। इसको यार इधर ले लो, इसको इधर ले लो, यानी कि इधर हो जाएगा +14, ठीक है। तो 2 + 14 दैट इज़ 4D। अब 14 में 2 ऐड कर दो, 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा तो 4, यानी कि D इक्वल्स 16/4। अब यार इसको सॉल्व करोगे तो D का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4 × 4 = 16, तो यार D का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4, राइट। अब यार जैसे ही आपके पास D का वैल्यू आया, आपके पास A का वैल्यू आया, A का तो यार आपके पास पहले ही बना हुआ था। ये दोनों चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो n टर्म आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपको n का वैल्यू मिला, जैसे ही आपको n का वैल्यू मिला, उतने ही टर्म इस AP के अंदर हैं। बस इतना ही यार लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। यार यहाँ पर शांति से लाइन खींचो, और यहाँ पे बैंगनी वाला ये उठाओ मार्कर, और इसका फॉर्मूला लिख दो यार। AN का मतलब क्या होता है? AN इक्वल्स A प्लस n-1 इंटू डी। अब सुनो यार, AN का वैल्यू क्या है? 62, यहाँ से लिख दो 62। A का वैल्यू क्या है भाई? यहाँ से -14 प्लस n-1, n का वैल्यू यानी पता नहीं तो ऐसे लिख दो। D का वैल्यू क्या है यार? D, ये रहा 4, आपके पास यहाँ पे 4 है इसका वैल्यू, राइट। अब यार देखो इक्वेशन आपको मिल गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यार देखो इस 14 को यार इधर भेजो, इधर भेज दो यार, है ना। तो 62 - 14 इधर बन जाएगा +14 इक्वल्स n-1 इंटू डी, मतलब 4। अब इसको ऐड करो, 4 + 2 6, और 6 + 1 7। अब हमेशा याद रखो यार, ये जो डी मल्टीप्लाइड होता है ना, ये हमेशा डिवाइड में आ जाता है। मतलब चलो इसको एक स्टेप लिख लेता हूँ, उसकी बात बताता हूँ। ये 4 होता है ना, ये हमेशा शांति से डिवाइड करके नीचे ले आओ यार। इसको अगर इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो वो लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। तो 76 के अपॉन में 4 भेज दो। ये क्या है? ये आपके पास शॉर्टकट होता है, ठीक है। ऐसा लिख दो। इसके बाद यार मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ करूँगा। यहाँ से आपके पास आएगा 4 × 1 = 4, 3 बचा, 4 × 9 = 36, 19, यानी कि यार 19 इक्वल्स n-1। अब यार -1 इधर भेज दो, अब +1 हो जाएगा, यानी 19 + 1 इक्वल्स n, यानी कि 20, और ये n, समझ गए ना। n का वैल्यू 20 है, यानी कि सो AP हैज़ 20 टर्म्स। बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में एक भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो यार। AP के ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन HW वाली स्लाइड पे लगा दिया है, उसको देख लेना, जरूर से उसको कर लेना मेरे दोस्त। जो भी मैं सोल्यूशन अभी कर रहा हूँ, सारे ही पेजेस का PDF का लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बहुत अच्छे से यूज़ कर लेना। अब यार जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दैट इज ये नहीं, एक और है, ये रहा, दैट इज ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे बच्चे यार कंफ्यूज होते हैं। मेरे छोटे भाई बहन, तुम याद करके देखो कि ट्रायंगल के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। यार सुनो, यहाँ पर BPT था, कन्वर्स ऑफ BPT था, और कुछ कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरियाज थे, थ्योरम्स थे, राइट। यहाँ पर BPT ही लगेगा। यार देखो
ट्रायंगल का तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसमें 90% क्वेश्चंस में आपको बीपीटी ही लगाना है यार, समझे। इसको सॉल्व करोगे यार। मज़ेदार बात है कि मैंने इसे पढ़ा नहीं, ना पढ़वाया, और मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ यार। पढ़ तो लेते पहले यार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ये आपका पी क्यू है, ये है ए सी, ये दोनों पैरेलल हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है भैया, पैरेलल होगा, फिर क्या पता होगा पैरेलल, बोल रहे तो होगा ही। बीपी जो है 4 सेंटीमीटर है। बीपी कहाँ पे, बी से लेके पी तक ये 4 सेंटीमीटर है, और ए से लेके पी तक ये 2.4 सेंटीमीटर है। ए से लेके पी तक ये 2.4 सेंटीमीटर है। बी से लेके क्यू तक ये 5 सेंटीमीटर है, यानी बी से लेके क्यू तक ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है बी सी का लेंथ। बी सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो यार, यहाँ पर ये अननोन है ना, ये यहाँ पर ये अननोन है, तो अननोन को यार कोई वेरिएबल मान लो यार। अननोन को वेरिएबल मान लो y, ठीक है। जैसे मानोगे तुरंत आपके पास याद आएगा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो दोनों ही जो रेशियोज होते हैं ना, ये बराबर के होते हैं, राइट। तो फ्रॉम बीपीटी क्या लिखोगे, इफ ये पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के, देन क्या होगा, रेशियोज बराबर होंगे, मतलब दिस बाय दिस, राइट। देन क्या होगा, ए पी बाय पी बी इक्वल होगा सी क्यू बाय क्यू बी। अगर यार फ्रॉम बीपीटी अगर ये पैरेलल हैं तो ये डेफिनेटली ये सेम रेशियोज में होंगे, राइट। यही तो बीपीटी थ्योरम है। अब बस करना क्या यार, जस्ट वैल्यूज पुट करो, काम खत्म। इतना ही इजी है मेरे दोस्त, इतना ही इजी है। अब यार देखो एपी का वैल्यू क्या है, एपी का वैल्यू 2.4। पीबी क्या है 4 सेंटीमीटर्स, इक्वल्स सी क्यू क्या है पता है नहीं मुझे, तो सी क्यू को ले लो y, ठीक है। क्यू से लेके बी तक क्या है 5, तो 5 लिख दो। अब बस y का वैल्यू पता करो, काम खत्म। अब इसको जस्ट थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.4/4 यहाँ पे आ गया 5, और इसके बाद इक्वल्स टू y। अब यार जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 2 = 10, 4 5 = 20, 10 + 2 12, ये आ जाएगा 12। कैसे किया भैया, रफ में कर लेना यार तुम, बहुत ही ईजी है दोस्त। 4 अपॉन आ गया नीचे, 12/4 इक्वल्स y, यानी कि 4 1 = 4, 4 3 = 12, y का वैल्यू आपका आ गया 3। y का वैल्यू आपके पास आ गया 3। अब यार वो बी सी पूछ रहा है, बी से लेके सी तक। अगर तुम्हें पता है कि ये y इक्वल्स 3 आ गया है, तो बी सी कैसे नहीं बताओगे, 5 ये है 3 ये है। फॉर बी सी क्या करोगे, बी सी इक्वल्स क्या है, सी क्यू प्लस क्यू बी। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, बी सी मतलब सी क्यू मतलब 3 प्लस क्यू बी का मतलब 5। तो यार बी सी इक्वल्स क्या होगा, 5 + 3 8 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट यार, इतना ही इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ट्रायंगल चैप्टर इतना ही इजी है मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। चैप्टर 6 करने के बाद चलो करते हैं अब चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हमारा क्वेश्चन मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो यार मम्मी ने मुझे बुला लिया था बाज़ार जाने के लिए, सामान लाने के लिए। जैसे तुम लोग को तुम्हारी मम्मी परेशान करती हैं, बाज़ार चले जाओ, ये लिया वो लिया, उसके चक्कर में मैं भी पड़ गया यार। उसके बाद मेरी 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती है, होम ट्यूशन्स। उसके बाद खाना वाना खाने में, ये सारा काम निपटाने में, बाज़ार जाना, होम ट्यूशन, और उसके बाद खाना पीना, उसके बाद यार बहुत वक्त हो गया, एकदम रात हो गई यार, एकदम रात हो गई। अगर यार मैं आपको टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 10:54, यानी कि रात के 11 बजने वाले हैं और मैं दोपहर से लगा हुआ हूं, लेकिन अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है। चलो यार, आप लोगों के लिए तो करना ही पड़ेगा। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यार हमने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से कर लिया था, चैप्टर 6 का। तो मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब हम इस चैप्टर के बाद करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। मैंने इसको दोबारा से लिख लिया कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में फिर से बताऊंगा। तो यार हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P
divide the line segment joining the point A and B, hence find the value of y। तो यार देखो, एक पॉइंट P है जो A और B को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में, हमें नहीं पता कौन से रेशियो में, वही पूछ रहा है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको रेशियो नहीं बताना, लेकिन रेशियो की हेल्प से आपको ये बताना है कि वैल्यू ऑफ y क्या है। यार इस क्वेश्चन को अगर मैं सही से समझाऊँ तो यार इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट P है, मान लो एक पॉइंट P है, तो यार ये पॉइंट P जो है एक लाइन सेगमेंट है A और B। तो यार एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, ठीक है। तो यार लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको P वाला जो पॉइंट है वो एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या रेशियो है मुझे नहीं पता, तो हम M1 M2 मान लेते हैं कि यार M1 M2 वाले रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो यार ये जो क्वेश्चन होने वाला है ना, ये सेक्शन फार्मूला से होने वाला है। सेक्शन फार्मूला यार आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। पहला तो डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला, ये दोनों ही फार्मूले आपको याद रहेंगे तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, सारे बढ़िया से करके आओगे। तो यार अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 10 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -8 और यार पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, y। अब यार यहाँ पर इस बात को याद रखो, जब भी वो रेशियो की बात करता है या फिर रेशियो अननोन होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यार जब भी तुम्हारे पास रेशियो अननोन होता है उस केस में यार रेशियोज को k:1 मान लिया करो। k:1 मान लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया हम k:1 मान तो लेंगे लेकिन यार हमें सेक्शन फार्मूला आता ही नहीं है। यार तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने सेक्शन फार्मूला पहले ही लिख रखा है। तो यार x, y होता है kx2 + x1 / k+1 और y कोऑर्डिनेट होता है ky2 + y1 / k+1। बहुत ही ईजी यार, देखो याद करने का फार्मूला क्या है। देखो यार x कोऑर्डिनेट में x और x होंगे ऊपर और y कोऑर्डिनेट में ऊपर y होंगे, ठीक है। पहले x2 आएगा फिर x1 आएगा, यहाँ भी पहले y2 आएगा फिर y1 आएगा। x2 के साथ k मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी y2 के साथ k मल्टीप्लाइड है, दैट्स इट। यार इतना तो याद कर ही लो, इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यार चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यार सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो यार एक लाइन सेगमेंट ए और बी है जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे गिवन है -6, 10 और यार बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -8। एक पॉइंट P है जो इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है -4, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब रेशियो क्या है, रेशियो मुझे नहीं पता तो हम k:1 ले लेते हैं, राइट। तो यार सेक्शन फार्मूला पहले लिख लेते हैं, है ना। सेक्शन फार्मूला इक्वल्स क्या, सेक्शन फार्मूला हमारे पास kx2 + x1 / k+1 और y कोऑर्डिनेट होता है ky2 + y1 / k+1। अब x, y क्या है, x, y क्या है, x ये वाला है और y ये वाला है, ठीक है। ये इसको आप ऐसे लिख लो, यानी x के लिए ये वाला वर्क करेगा, y के लिए ये वर्क करेगा, राइट। अब यार जल्दी से करते हैं इस फार्मूला को पुट। अब देखो मेरे दोस्त, अब ये वाला जानते हो क्या होता है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है यार x2, ये होता है y2, राइट। अब k के प्लेस पे कुछ नहीं रखेंगे, k के प्लेस पे k ही रखेंगे। तो यार देखो k के प्लेस में k रखेंगे, x2 क्या है, x2 देखो यहाँ से 3 है, प्लस x1 क्या है, x1 क्या है देखो -6 है यहाँ से, राइट, -6 अपॉन k+1 तो एज इट इज़ लिख दोगे, कॉमा k लिख दो एज इट इज़। y2 क्या है, y2 देखो -8 है, y2 -8 है, प्लस y1 क्या है, y1 ये रहा 10, y1 क्या है 10 है, बाय k+1 तो k+1 एज इट इज़ लिख दो। और ये एक तो x है, x के प्लेस पे क्या है -4। हाँ भैया इस बात को याद रखो, x के प्लेस में -4 है, यानी ये x और y का काम करेगा, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, राइट। तो यार x के प्लेस पे -4 है, y के प्लेस पे तो कुछ नहीं है, तो अननोन लिख दो कि यही तो फाइंड करना है भाई, यही तो फाइंड करना है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो गया। अब यार इक्वेट कर दो x को x के साथ और y को y के साथ, ये वाला इसके साथ इक्वेट कर दो और ये वाला इसके साथ इक्वेट कर दो, राइट। तो यार देखो इसको सॉल्व करो, k × 3 क्या होता है
k इंटू 3 होता है 3k प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज़ बाय k प्लस 1। अब ये हमें इक्वेट करना है -4 के साथ, राइट, कॉमा। अब इसको इक्वेट कर दो y के साथ, k इंटू -8 क्या होता है -8k, राइट, प्लस 10 एज इट इज़ k प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स ये होता है y के बराबर। अब यार देखो क्या कुछ वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये वाला इक्वेशन जो है सिंगल वेरिएबल के अंदर है। देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है ना ये सिंगल वेरिएबल में है, यानी सिर्फ k वाला वेरिएबल अननोन है, तो इसको ईजिली यहाँ से k फाइंड कर सकते हो। और ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखोगे तो डबल वेरिएबल है। कैसे? मतलब y यहाँ पे है एक वेरिएबल तो k भी है वेरिएबल, राइट। यहाँ पे 2 है तो इसको फाइंड नहीं कर सकते आप, लेकिन इसकी हेल्प से आप k फाइंड कर लोगे, जो बाद में यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ भी y का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो यार देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 3k माइनस 6 इक्वल्स -4 इंटू k प्लस 1। यहाँ पे 3k तो एज इट इज़ आ जाएगा -6, ये यार एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यार -4k प्लस माइनस -4। अब मेरे दोस्त अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3k प्लस 4k, और यार इसको उधर भेज दो तो +6 -4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7k इक्वल्स 6 - 4 दैट इज़ 2। तो मेरे दोस्त k इक्वल्स आ गया 2/7। तो यार k का वैल्यू आ गया 2/7। अब मेरे दोस्त इसके जो है ना यहाँ पर पुट कर दो आप, पुट k इक्वल 2/7। तो -8 एज इट इज़, k के प्लेस पे क्या लिखोगे, k के प्लेस पे 2/7 लिख दो, 2/7 प्लस 10 बाय k के प्लेस पे 2/7 प्लस 1 दैट इज़ y। अब यार y को फाइंड करना है तो y इक्वल ही सब कुछ चल रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर दोगे आपका y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना पड़ेगा आपको। देखो यार यहाँ पर देखो अपॉन में 7 है ना, और यहाँ पे अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो चलो 7 यहाँ बना दो, 7 यहाँ बना दो। कैसे बनाओगे, जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 7 हो जाएगा। अब यार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपॉन में 7 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यार यहाँ भी 7 बना दो, ताकि यार लाइक फ्रैक्शन होते हैं ना तो ईजिली आप सिंप्लीफाई कर लेते हो। यहाँ पे -8 इंटू 2 -16 प्लस 10 इंटू 7 70 अपॉन 7 बन गया। अब 2 प्लस 7 बन जाए 7 अपॉन 7 54/7, और यार ये 7 + 2 9/7, करेक्ट। अब 54/7, तो 54/7। अब यार क्या करते हैं हम, ये सब y इक्वल चल रहा है, ये सब y इक्वल चल रहा है। अब यार देखो नीचे को वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनटू रेसिप्रोकल। 9/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है 7/9, करेक्ट। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख दिया और दूसरे वाले फ्रैक्शन को हमने जस्ट रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया है। ये तब आप करते हो जब आपके पास डबल होता है फ्रैक्शन, तब उस केस में आप ऐसा करते हो। तो ईजिली आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे, है ना। 9 1 9, 9 6 54, तो y इक्वल 6 आ गया। इस तरह से यार y इक्वल आपके पास 6 आ गया। तो यार बहुत ही ईजिली हमने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को निपटा दिया, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आप ध्यान से इसको देखोगे तो है कुछ नहीं इसमें, बस फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन यार यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा किया और आपका काम हो गया, y इक्वल 6 आ गया। वही ये तो बोल रहा था यार कि आपको वैल्यू फाइंड करना है y का। ये ऐसा वैसा क्वेश्चन है यार, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने स्लाइड के अंदर एक HW क्वेश्चन भी लगा दिया, भाई HW जरूर कर लेना। अब यार बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज 6 चैप्टर। नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं यार, ये भी नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि हम सिर्फ 7 चैप्टर्स करने वाले हैं, 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये 8वां कहाँ से आ गया यार। ये बोनस है, यस ये बोनस है, ट्रिग्नोमेट्री बोनस है। बहुत से लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री आता है हाफ ईयरली के अंदर,
तो यार मैंने सोचा कि बोनस के रूप में इसको भी डाल देते हैं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा ही हो, थोड़ा सा बोनस भी मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यार चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 आज का है प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स 1। यार ऐसा वैसा क्वेश्चन मत समझ लेना इसको, 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और भाई इतना ही हलवा है, उतना ही ईजी है। कैसे करना है यार, ट्रिग्नोमेट्री के कभी भी तुम क्वेश्चन देखो ना तो हमेशा tan cot sec cosec जितना भी कुछ दिखे उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, यानी कि साइन बाय कॉस, यानी साइन और कॉस। साइन और कॉस में हमेशा उस क्वेश्चन को चेंज कर लोगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं यार, चलो ट्राई करते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का मतलब क्या होता है 1/cos। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या मैं सेक ए को cos 1/cos से लिख सकता हूँ। और यार 1 माइनस साइन ए एज इट इज, क्योंकि साइन को हम चेंज नहीं करते हैं, साइन को हम चेंज नहीं करते हैं, हम चेंज करते हैं साइन कॉस के अलावा जो भी रहता है। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, राइट। tan ए को क्या लिखेंगे यार, देखो साइन बाय कॉस होता है tan, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो इजली लिख दो और इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखो एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो यार, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या फिर ये डायरेक्टली कुछ भी नहीं है ना, नीचे 1 है राइट, अपॉन में 1 है तो 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। यार ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो मल्टीप्लाई ही करेंगे राइट, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, यानी 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। अपॉन में देखो यार cos ए का 1 से करोगे तो cos ए आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यार यहाँ पे देखो cos cos कॉमन आ गया तो ऊपर आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल्स 1। अब देखो भाई ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ तो सेम लग रहा है, नीचे तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन देखो इसको भी ऊपर का a माइनस बी ए प्लस बी याद आ रहा है, कुछ बिल्कुल याद आना चाहिए मेरे दोस्त, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है यार, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यार यहीं पर इसको यूज़ कर दो, यानी कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ कर दो। a क्या है आपका, आपका a है ये, b क्या है, b आपका ये है, a ये है और b आपका ये है। a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a मीन्स 1 माइनस सॉरी a स्क्वायर राइट माइनस b क्या है साइन a, तो साइन a को भी क्या करो स्क्वायर कर दो। अब यार यहाँ पर स्क्वायर लगाना, साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना, a के ऊपर नहीं, a के ऊपर नहीं साइन के ऊपर, अपॉन cos इंटू कॉस। यार cos इंटू कॉस क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है राइट। 1 तो यार एज इट इज़ लिखा ही रहने दो। अब इसको देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ करो, आइडेंटिटी याद करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, याद करो कॉस स्क्वायर होता है ना, याद करो कॉस स्क्वायर होता है ना राइट। तो यार यहाँ पे आप इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए लिख दो, नीचे पहले से यार आपके पास कॉस स्क्वायर ए बना हुआ है। क्या करना है पता ना मुझे, क्या करना है ईजिली यार, हम क्या करेंगे जस्ट कट कर देंगे और 1 लिख देंगे यहाँ पर इक्वल्स टू 1। LHS इक्वल्स RHS हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। इतना ही है मेरे दोस्त, इतना ही है यहाँ पर। यस मैंने आपको HW में या ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही अच्छा HW दिया, उसे ज़रूर कर लेना। और जब मैं सच बताऊं इस वीडियो के लिए टॉप 7 क्वेश्चंस के लिए मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं दिल से बता रहा हूँ यार, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं लगातार 4-5 दिनों से काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ। मैंने बहुत ही सोचा समझा, फिर मैंने सोचा यार टॉप 7 क्वेश्चंस करते हैं। उसके पीछे मैंने बेस्ट क्वेश्चन की बात की, मैंने परफेक्शन के पीछे भागने की कोशिश की यार, उसकी वजह से और भी वक्त लग गया यार। मैं पहली बार कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं होम ट्यूशन देता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने ऑनलाइन आज तक नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से यार मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का।
वीडियोस 2, 4, 10 मिनट की आराम से बना लेता हूँ, लेकिन यार ये वीडियोस जो होते हैं लेक्चर वाले बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, जिसको बनाने में यार सच में बहुत वक्त लगता है। रिस्पेक्ट है उन टीचर्स को जो लंबे लंबे लेक्चर्स बना के रखते हैं। यार अगर ये वीडियो 1% भी समझ में आया है या फिर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, मैं सेम चीज़ क्लास 9 के लिए भी करना चाहता हूँ कि यार क्लास 9 के लिए भी टॉप 7 क्वेश्चन बनाऊँ मैथ्स के लिए, जिससे क्लास 9 वाले भी मैथ्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स ले पाएँ। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। अब यार मैं तुमको टाइम दिखा देता हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। ये देखो यार, घड़ी में अभी बज रहे हैं 11:15। घड़ी में बज रहे हैं 11:15। अब यार मैं सारा सेटअप उठाता हूँ। सुबह से इस सेटअप को लगा हुआ बहुत वक्त हो गया। अब इस सेटअप को उठाता हूँ।